गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। और आज जो डेट है वो है 22 सितंबर 2020। और अगर क्लास की बात करें तो ये क्लास 9th की सामाजिक विज्ञान के उपविषय अर्थशास्त्र की वर्कशीट नंबर 34 है। और आपका अगर चैप्टर देखा जाए तो चैप्टर है निर्धनता एक चुनौती। निर्धनता एक चुनौती का पार्ट फर्स्ट है। ठीक है, हम इसमें आज के चैप्टर में निर्धनता के बारे में पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे कि निर्धनता क्या होती है और किस आधार पर निर्धनता को मापा जाता है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर हम सबसे पहले देखें कि हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि हमें अपने आसपास बहुत से ऐसे लोग दिखते हैं जो बहुत गरीब हैं। ठीक है, ऐसे लोग आपने अपने आसपास देखे होंगे जो बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं। गांव में भूमिहीन कृषक मजदूर, यानी कि गांव में आपने देखा होगा जिनके पास भूमि नहीं होती वो कृषि मजदूर होते हैं। यानी कि कैसे मजदूर? जो खेतों में कार्य करते हैं, लेकिन जो खेत होते हैं वो उनके नहीं होते। कुछ समय के लिए वो काम करते हैं वहाँ पर और फिर क्या करते हैं, उन्हें उसके पैसे मिल जाते हैं और फिर वो अपने घर वापस लौट आते हैं। यानी कि खेत उनके नहीं है लेकिन वो क्या कर रहे हैं, दूसरे के खेतों पर कृषि कर रहे हैं। ठीक है, मजदूरी करने वाले, यानी कि जैसे कि जो घर बनाते हैं, बिल्डिंग वगैरह बनाते हैं, है ना, मिस्त्री का काम करते हैं, ये सब देखे होंगे आपने। रिक्शा चालक, यानी कि जो रिक्शा चलाते हैं। कूड़ा बीनने वाले आपने देखा होगा जो कूड़ा बीनते हैं। भिखारी आपने देखे होंगे। बेसहारा अनाथ देखे होंगे जिनका कोई नहीं होता। फुटपाथ या शहरों के झुग्गियों में रहने वाले ऐसे लोग जो अपनी रोजाना की ज़रूरतों को पूरा करने में असमर्थ होते हैं। यानी कि आपने देखा होगा कि जो लोग अपनी रोजाना की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाते उन्हें क्या कहा जाता है, निर्धन कहा जाता है। यानी कि ऐसे लोग होते हैं जो अपनी रोटी, कपड़ा और मकान की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाते। देखिए, अगर हम निर्धनता के अर्थ को समझने की बात करें तो निर्धनता का जो अर्थ है वो भुखमरी और आश्रय का न होना। यानी कि भुखमरी यानी कि भूखा रहना, यानी कि उन्हें खाना नहीं मिल पाता और उनके पास रहने के लिए जगह नहीं हो पाती, उसे क्या कहा गया है, निर्धनता कहा गया है। यह एक ऐसी स्थिति है जब माता पिता अपने बच्चों को विद्यालय नहीं भेज पाते। यानी कि वो इतने निर्धन होते हैं कि अपने बच्चों को क्या करते हैं, वो विद्यालय भी नहीं भेज पाते। या कोई आदमी बीमार आदमी इलाज नहीं करवा पाता। यानी कि कोई ऐसा आदमी है जो क्या नहीं करवा पाता, बीमार है और वो अपना इलाज नहीं कर पाता, उसे भी हम निर्धन कहेंगे। कोई अपने बच्चों को अगर विद्यालय नहीं भेज पा रहा है उसे भी हम निर्धन कहेंगे। और जो भुखमरी से अगर कोई इंसान रह रहा है या आश्रय नहीं है, उसके पास रहने के लिए जगह नहीं है, तो उसे भी हम निर्धनता कहेंगे। ठीक है, अगर हम साधारण भाषा में निर्धनता का अर्थ समझे तो निर्धनता का अर्थ होता है गरीबी। ठीक है, इसमें देखिए और दिया गया है कि निर्धनता को और क्या कहते हैं। निर्धनता का अर्थ, अगर हम निर्धनता के अर्थ की बात करें तो स्वच्छ पेयजल, यानी कि साफ पीने योग्य पानी। सफाई की सुविधाओं का अभाव, यानी कि ना तो पीने योग्य पानी है उनके पास साफ और सफाई नहीं है, वहाँ पर बहुत गंदी सी जगह है, वहाँ पर वो लोग रह रहे हैं। नियमित रोजगार की कमी है, यानी कि कुछ दिनों काम किया और कुछ दिनों के बाद उनके पास काम नहीं रहा। यानी कि कुछ समय के लिए ही उन्हें काम मिल पाता है, पूरे समय के लिए उन्हें काम नहीं मिल पाता। न्यूनतम शालीनता स्तर का अभाव होता है। असहायता की भावना के साथ जीना पड़ता है, यानी कि उन्हें कहीं से भी किसी तरह की कोई उम्मीद नहीं रहती कि जो उनकी कोई मदद करेगा। यानी कि किसी भी तरह की सहायता की उन्हें उम्मीद नहीं रहती। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कि निर्धन जो लोग होते हैं वो ऐसी स्थिति में रहते हैं जिसमें उनके साथ सभी स्थानों पर दुर्व्यवहार होता है। कोई भी निर्धनता में जीना नहीं चाहता है। देखिए, ये तो सच है कि कोई भी गरीब नहीं होना चाहता, सब चाहते हैं कि हम अच्छे से अच्छा जीवन निर्वाह करें। ठीक है, और जो जहाँ पर वो रहते हैं, यानी कि गरीब लोग जहाँ पर रहते हैं, उन्हें हर तरह से उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। उन्हें अपने आप से अलग रखने की कोशिश की जाती है और अपने आप से उन्हें नीचा देखा जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें कि आय और उपभोग के स्तर के साथ साथ अब निर्धनता को, यानी कि ये तो देखा ही जाता है कि कोई व्यक्ति कमाता कितना है और वो खर्च कितना करता है। इसके साथ साथ और क्या देखा जाता है कि जो रोजगार के अवसर हैं उसकी भी अगर उस व्यक्ति के पास कमी है। आय और उपभोक्ता के स्तर के साथ साथ अब निर्धनता को निरक्षरता स्तर से भी मापा जाता है। यानी कि आय और उपभोक्ता के तो देखी जाती है कि आय कितनी है और वो खर्च कितना कर रहा है, और उसके साथ साथ ये भी देखा जाता है कि वो व्यक्ति का जो है कितना पढ़ा लिखा है। देखिए, पढ़ाई लिखाई हम सभी के लिए बहुत ज़रूरी है और पढ़ाई लिखाई एक ऐसी चीज़ है कि अगर हम पढ़ लिख लिए तो 100% ऐसा समय आएगा जब हम कुछ ना कुछ करेंगे। ठीक है, हम खाली नहीं बैठेंगे और हम अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे। देखिए, कुपोषण के कारण देखो और क्या देखा जाता है कि निर्धनता में क्या देखा जाता है, निर्धनता को निरक्षरता के स्तर और कुपोषण के कारण रोग प्रतिरोधक क्षमता की कमी, यानी कि कुपोषण हो गया है, खाना अगर हमें ठीक से नहीं मिला है
तो हम कुपोषण के शिकार हो जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है यानी कि रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है शरीर की, वो कम होने लगती है। स्वास्थ्य सेवाओं की कमी होती है, यानी कि जो स्वास्थ्य की सेवाएं हैं उनमें क्या आने लगती है, कमी आने लगती है। रोजगार के अवसरों की कमी होती है, यानी कि अगर हम गरीब होते हैं तो हमारे पास रोजगार के अवसर भी कम होते हैं, और सुरक्षित पेयजल नहीं होता है हमारे पास। स्वच्छता तक पहुंच की कमी होती है, यानी कि गंदे जगह पर रहने के लिए मजबूर होना पड़ता है जो व्यक्ति गरीब होता है। और अन्य सामाजिक सूचकों के माध्यम से भी देखा जा सकता है। अगर हम अन्य सामाजिक सूचक देखें तो उनके माध्यम से भी देखा जा सकता है, जैसे कि और क्या होता है, अगर कोई व्यक्ति है गरीब है तो उसे क्या सहना पड़ता है, उसे सहना पड़ता है सामाजिक अपवर्जन सहना पड़ता है। इस सामाजिक अपवर्जन यानी कि अगर कोई व्यक्ति गरीब है तो उसे क्या सहना पड़ता है, सामाजिक अपवर्जन सहना पड़ता है। यह जो धारणा है यानी कि सामाजिक अपवर्जन के अनुसार, इस धारणा के अनुसार निर्धनता को बेहतर माहौल और अच्छे वातावरण में रहने वाले संपन्न लोगों से अपवर्जित यानी कि अलग रखकर केवल निकृष्ट वातावरण में दूसरे निर्धन लोगों के साथ रहना पड़ता है। यानी कि क्या होता है, अगर कोई गरीब व्यक्ति है तो वो क्या करेगा, वो किसी भी अच्छे संपन्न व्यक्ति के साथ नहीं रहेगा, बल्कि उसे गरीब जो व्यक्ति है उन्हीं के साथ रहना पड़ेगा। सामान्य अर्थों में सामाजिक अपवर्जन निर्धनता का एक कारण है, यानी कि सामाजिक में जो अलगाव है, यानी कि जो उच्च वर्ग के लोग हैं वो अलग रहते हैं, मध्य वर्ग के लोग अलग रहते हैं और गरीब वर्ग के लोग जो हैं वो अलग रहते हैं। तो ये जो सामाजिक अपवर्जन है वो निर्धनता का एक कारण और परिणाम दोनों हो सकते हैं। अगर हम गरीबों को अमीरों से अलग कर देते हैं तो इसके माध्यम से जो व्यक्ति है या समूह है उन सुविधाओं और लाभों और अवसरों से अलग रहता है जिसका उपभोग दूसरे करते हैं। यानी कि अगर अलग अलग कर दिया है कि गरीब अलग है और अमीर अलग है, तो क्या होता है, जो गरीब होते हैं वो उनका उपयोग नहीं कर पाते अवसरों का जो अमीर लोग करते हैं। ठीक है। भारत में जाति व्यवस्था में कुछ जातियों के लोगों को समान अवसर से वर्जित भारत में जाति व्यवस्था में कुछ जातियों के लोगों को समान अवसरों से अवर्जित रखा जाता है। यानी कि जो समान अवसर हैं, यानी कि जो ऊंची जाति के लोग हैं उन्हें ज्यादा अवसर दिए जाते हैं और नीचे जाति के जो लोग हैं उन्हें कम अवसर दिए जाते हैं। एक हो गया सामाजिक अपवर्जन जो हमने अभी पढ़ा, और दूसरा है असुरक्षा। यानी कि अगर कोई गरीब व्यक्ति है तो उसमें असुरक्षा की भावना रहेगी ही। निर्धनता के प्रति असुरक्षा एक मापक है जो कुछ विशेष समुदाय जैसे आदिवासी समुदाय या व्यक्ति जैसे कोई विधवा हो गई या शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति हो गया के आ जाने वाले वर्षों में निर्धन होने या निर्धन बनने की आर्थिक अधिक संभावना जताता है। यानी कि जो असुरक्षा है वो क्या करता है, जब अगर इसमें क्या होता है, विशेष समुदाय जैसे कि आदिवासी समुदाय हो गई या कोई विधवा हो गई या शारीरिक रूप से अगर कोई व्यक्ति अपंग हो गया है तो उनके चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं कि वो आगे भविष्य में क्या होंगे, वो लोग गरीब होंगे। ठीक है। असुरक्षा का निर्धनता परिसंपत्ति, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। असुरक्षा का जो निर्धारण है वो परिसंपत्ति, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसरों के रूप में जीविका खोजने के लिए विभिन्न समुदायों के पास उपलब्ध विकल्पों में होता है। ठीक है। यानी कि असुरक्षा का जो निर्धारण है वो किसमें होता है, परिसंपत्ति यानी कि कितनी संपत्ति आपने खरीदी है, शिक्षा आपके पास है या नहीं है, स्वास्थ्य आपके पास है या नहीं है, रोजगार के अवसर आपके पास है या नहीं है के रूप में जीविका खोजने के लिए विभिन्न समुदायों के पास उपलब्ध विकल्पों से होता है। यानी कि असुरक्षा का निर्धारण किन से होता है कि आपके पास संपत्ति है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, रोजगार है, या फिर कितने आपके पास विकल्प हैं, जीविका खोजने के लिए आपके पास विकल्प कितने हैं, इससे आपकी असुरक्षा का जो निर्धारण है वो होता है। इसके अलावा प्राकृतिक आपदाएं आ गई है, भूकंप आ गई, सुनामी आ गई, आतंकवाद का हमला हो गया, तो इस कारण से जिन लोगों को क्षति पहुंचती है वो भी क्या होते हैं, बाद में निर्धनता की श्रेणी में चले जाते हैं। ठीक है। चाहे कोई बाढ़ आ जाए, भूकंप या नौकरी की उपलब्धता में कमी, जैसे कि अब कोरोना वायरस चल रहा है तो कोरोना वायरस के कारण क्या हो गया है, गरीबी दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। क्यों? क्योंकि लोगों के पास रोजगार नहीं है और जो व्यापार है वो बहुत ज्यादा ठप पड़ गया है। ठीक है। दूसरे लोगों की तुलना में अधिक प्रभावित होने वाली बड़ी संभावना का बने रहने की सुरक्षा रहती है। दूसरे लोगों की तुलना में अधिक प्रभावित होने की बड़ी संभावना का बने रहना ही असुरक्षा है। दूसरे लोगों की तुलना में अधिक प्रभावित होने की बड़ी संभावना यानी कि जो संभावना बनी रहती है वही असुरक्षा है कि हम दूसरे लोगों की तुलना में अधिक प्रभावित ना हो किसी भी चीज से। ठीक है। अब हम निर्धनता रेखा देख लेते हैं कि निर्धनता रेखा क्या होती है। देखो, अगर निर्धनता रेखा की बात करूं
देखो, अगर निर्धनता रेखा की बात करूं तो निर्धनता रेखा क्या होती है, तो किसी व्यक्ति को निर्धन माना जाता है यदि उसकी आय उपभोग स्तर पर न्यूनतम स्तर के नीचे गिर जाए तो मूलभूत आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए आवश्यक है। यानी कि उस व्यक्ति को निर्धन माना जाता है जिसकी आय या उपभोग स्तर उस न्यूनतम स्तर से नीचे गिर जाए, यानी कि एक स्तर का लेवल है, अगर उस लेवल से उसकी जो आय है और उपभोग का जो स्तर है वो नीचे गिर जाता है, जो मूलभूत आवश्यकताएं, जो हमारी मूलभूत आवश्यकताएं हैं जैसे रोटी कपड़ा मकान हो गई, को पूरा करने के लिए आवश्यक है, अगर उस स्तर से नीचे गिर जाता है तो उसे निर्धनता रेखा कहा जाता है। मूल आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए आवश्यक वस्तुएं विभिन्न कालों और विभिन्न देशों से भिन्न है। ठीक है, यानी कि मूल आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए जो आवश्यक वस्तुएं हैं, यानी कि क्या क्या वस्तुएं हमारी मूल आवश्यकताओं को पूर्ति करती हैं। जैसे हम पहले मानते थे कि रोटी कपड़ा मकान है, लेकिन जो अब मायने हैं वो बदल चुके हैं। ठीक है, विभिन्न कालों यानी कि बहुत सारे समयों में और विभिन्न देशों में, विभिन्न समय और विभिन्न देशों में भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, अतः काल एवं स्थान के अनुसार निर्धनता रेखा भिन्न हो सकती है, यानी कि समय के अनुसार और स्थान के अनुसार जो निर्धनता रेखा है वो अलग अलग हो सकती है। प्रत्येक देश एक काल्पनिक रेखा का प्रयोग करता है, यानी कि हर देश अब एक काल्पनिक रेखा मान लेता है कि ये हमारी निर्धनता रेखा है, जिसके अगर नीचे कोई व्यक्ति आएगा तो वो निर्धन कहलाएगा। ठीक है, जिसे विकास और उसके स्वीकृत न्यूनतम सामाजिक मापदंडों के वर्तमान स्तर के अनुरूप माना जाता है। भारत में निर्धनता रेखा का निर्धारण करते समय जीवन निर्वाह के लिए खाद्य आवश्यक, यानी कि अपने खाने की आपूर्ति हो जाए, कपड़ा मिल जाए, जूते मिल जाए, ईंधन मिल जाए, प्रकाश मिल जाए, शैक्षिक यानी कि शिक्षित हो जाए हम, चिकित्सा हमें उपलब्ध हो जाए, संबंधी आवश्यकताएं हैं जिन पर विचार किया जाता है। यानी कि ये देखा जाता है कि किसी व्यक्ति की जो खाद्य आवश्यकता है पूरी हो गई है, कपड़े की, जूते की, ईंधन की, प्रकाश की, शिक्षा की और चिकित्सा की अगर सभी आवश्यकताएं पूरी हो रही हैं तो वो निर्धनता रेखा नहीं कहा जाएगा, लेकिन अगर इन आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो रही है तो वो निर्धनता रेखा से नीचे माना जाएगा। ठीक है, निर्धनता रेखा का आकलन करते समय खाद्यान्न आवश्यकता के लिए वर्तमान आधार किसी व्यक्तियों के लिए कुल कैलोरी आवश्यकताओं पर आधारित होता है। यानी कि ये देखा जाता है अगर आप खाद्यान्न के आधार पर, यानी खाने के भोजन के आधार पर अगर निर्धनता रेखा का निरीक्षण किया जाता है तो वो कैलोरी के आधार पर किया जाता है कि कितनी कैलोरी एक दिन में व्यक्ति ले रहा है। ठीक है, खाद्यान्न वस्तुएं जैसे कि अनाज हो गई, दालें हो गई, सब्जी, दूध, तेल, चीनी आदि मिलाकर इन वस्तुएं कैलोरी की पूर्ति करती हैं। आयु, लिंग और काम करने की प्रवृत्ति, यानी कि आपकी आयु कितनी है, आपका लिंग क्या है और काम करने की प्रकृति क्या है आपकी, आदि के आधार पर लोग कैलोरी आवश्यकता बदलती रहती है। यानी कि ये नहीं कि अगर एक व्यक्ति है जो बहुत कम काम करता है उसे भी उतनी कैलोरी की आवश्यकता होगी, और जो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करता है तो उसे भी कैलोरी की उतनी ही आवश्यकता होगी, ऐसा नहीं है। बल्कि जो कम काम करता है उसे कैलोरी कम चाहिए होगी और जो बहुत ज़्यादा काम करता है उसे कैलोरी बहुत ज़्यादा चाहिए होगी। ठीक है, भारत में स्वीकृत कैलोरी की आवश्यकता ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी, एक नगरीय क्षेत्रों में 2100 कैलोरी है। यानी कि अगर शहरी क्षेत्रों की बात की जाए तो शहरी क्षेत्रों में क्या है, 2100 कैलोरी अगर एक दिन में व्यक्ति लेता है तो वो क्या है, निर्धनता रेखा के ऊपर है, और अगर ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी लेता है तो वो व्यक्ति जो है निर्धनता रेखा से ऊपर है। ठीक है, यानी कि ये चीज़ें आपको निर्धनता रेखा के बारे में बताती है कि जो निर्धनता रेखा है वो कोई व्यक्ति किसी निर्धनता रेखा के ऊपर है या नीचे है। ठीक है, अब देख लेंगे निर्धनता, अगर हम प्रश्न 1 की बात करें कि निर्धनता के क्या लक्षण है। अगर हम लक्षणों की बात करें तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ, जो लक्षण है वो क्या है, आय और उपभोग के स्तर के साथ साथ अब निर्धनता को निरक्षरता, कुपोषण, रोग प्रतिरोधक क्षमता, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, रोजगार की कमी और सुरक्षित पेयजल और स्वास्थ्य तक पहुंचने की कमी आदि अन्य आधार सूचकों के माध्यम से देखा जाता है। ठीक है, यानी कि अगर कोई व्यक्ति भुखमरी या आश्रय नहीं है उस व्यक्ति के पास, उसके माता पिता बच्चों को विद्यालय भेजने में असमर्थ हैं, बीमार आदमी का इलाज नहीं करा पाते, स्वस्थ पेयजल नहीं है, सफाई की सुविधाओं का अभाव है, नियमित रोजगार की कमी है, न्यूनतम शालीनता स्तर का अभाव और असहायता की भावना से जीना जो होता है वो क्या कहा जाता है, निर्धनता कहा जाता है। ठीक है, अगर प्रश्न नंबर 2 देखें कि निर्धनता से लोगों का जीवन किस प्रकार से प्रभावित होता है, यानी कि निर्धनता से जो जीवन होता है वो किस प्रकार से प्रभावित होता है, उनके अंतर्गत सामाजिक अपवर्जन की भावना,
उनके अंतर्गत सामाजिक अपवर्जन की यानी कि अलगाव की भावना उत्पन्न होती है, जिसमें अमीर और गरीब की खाई जो होती है वो बढ़ जाती है, और असुरक्षा की भावना आती है, यानी कि वो अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं। ठीक है। अगर प्रश्न 3 देखा जाए तो प्रश्न 3 देखते हैं कि सामाजिक अपवर्जन और निर्धनता किस प्रकार एक दूसरे के कारण और परिणाम है। यानी कि अगर कारण और परिणाम देखा जाए तो अगर सामाजिक अपवर्जन होगा तो क्या होगा, जो गरीब है वो और अमीर है वो अलग अलग उन्हें कर दिया जाएगा, और उन्हें अलग अलग कर दिए जाने के कारण क्या होगा, जो गरीब होंगे वो उन्हें किसी प्रकार की कोई भी अमीरों से ना तो सहायता मिल पाएगी, ना जो उन्हें अमीरों को जो सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं वो गरीबों को सुविधाएं प्राप्त नहीं होगी। यानी कि अगर कोई अमीरों की कॉलोनी है तो उसमें क्या होता है, लाइट पानी 24 घंटे रहता है, लेकिन अगर गरीबों को वहां से हटा दिया जाएगा तो ना तो वहां पे उन्हें यानी कि उन्हें ना तो उनकी तरह लाइट और पानी मिल पाएंगे और ना अन्य सुविधाएं मिल पाएंगी, जिसके कारण क्या होगा, परिणाम क्या होंगे उसके जो परिणाम होंगे वो ये होंगे कि जो गरीब है वो और अधिक गरीब और अमीर जो होगा वो और अधिक अमीर होता चला जाएगा। अगर प्रश्न 4 देखें तो निर्धनता रेखा को निर्धारित करते हुए किन किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। भारत में अगर निर्धनता रेखा को देखें तो देखते हैं कि जो निर्धनता रेखा का निर्धारण करते समय जीवन निर्वाह की खाद्यान्न आवश्यकता, कपड़े, जूता, ईंधन, प्रकाश, शैक्षिक, चिकित्सा, इन सब चीज़ों के आधार पर कैलोरी की आवश्यकता भी आधारित है। जो कैलोरी है जो किससे मिलती है, हमें खाद्य, दालें, सब्जी, फल, तेल आदि से मिलती है, और ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी मिलती है और शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रतिदिन व्यक्ति को मिलनी चाहिए, तो वो निर्धनता रेखा से ऊपर होता है। अगर प्रश्न 5 देखें तो प्रश्न 5 है कि निर्धनता किस प्रकार एक सामाजिक और आर्थिक चुनौती बन गई है। यानी कि अगर निर्धनता है किसी भी समाज में तो वो समाज जो है वो विकसित नहीं हो पाएगा, उस समाज में जो है अमीर और गरीब की खाई अधिक बड़ी रहेगी, और वो जो समाज है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में अन्य क्षेत्रों से पिछड़ा हुआ रहेगा। और आर्थिक चुनौतियां क्या है, यानी कि आर्थिक चुनौतियां ये हैं कि अगर निर्धन रहेगा तो जो निर्धनता के कारण जो अर्थव्यवस्था है वो सही से विकास नहीं कर पाएगी, और अर्थव्यवस्था के विकास न कर पाने के कारण जो देश है वो पिछड़ता हुआ चला जाएगा। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन थे और आपका जो टॉपिक था निर्धनता। आई होप आप सबको बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। एक बहुत ही आसान सा टॉपिक था, और निर्धनता एक चुनौती है, ये इसका पार्ट 1 था। ठीक, नेक्स्ट जो आपकी वर्कशीट होंगी उसमें निर्धनता एक चुनौती के विषय में जो इसके पार्ट हैं वो पार्ट 2-3 दिए जाएंगे। ठीक है, आई होप आपको चैप्टर ही समझ आया होगा, और वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। देखने के लिए थैंक यू सो मच।